ओके हम स्टार्ट करने बेटा सॉल्यूशन का चौथा पोर्शन। मैं 3 पोर्शन आपको डाल दिया था यूट्यूब पे चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चौथा पोर्शन आपको तभी समझ में आ जाएगा इससे पहले तीन जो पोर्शन मैंने डाला वो आपको समझना चाहिए। तो मैं आज कोशिश करूँगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा बिहार बोर्ड के लिए, CBSE वालों के लिए, ICSE में भी इस पर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेटा कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ सॉल्यूशन का डेफिनेशन। सॉल्यूशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज को मिलाने पे जो मिलेगा उसी को दुनिया क्या बोलता है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा याद रखना बेटा होमोजीनियस होता है। क्या होता है बेटा, होमोजीनियस। और होमोजीनियस का भी डेफिनेशन बता दिए थे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर पाओ तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा, होमोजीनियस, और कर पाओ तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का डेफिनेशन आप याद रखिएगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर पाए, और हेट्रोजीनियस में दोनों को अलग कर पाए। तो हम इसे हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे बेटा कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। बेसिकली जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब समझो बेटा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन, 2 मिनट लगेगा, ध्यान समझना। किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने, किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन का कैसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसमें आपने कितना, मतलब कौन सा मिलाया, सॉलिड मिलाया है, लिक्विड मिलाया, गैस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, किसी भी सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। कोई लिखना चाहता तो लिख लो बेटा, मैं बता रहा हूं। दोज प्रॉपर्टीज, लिख लीजिए, दोज प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles, which depends on number of solute particles, does not depends upon nature of solute particles, does not depends upon nature of solute particles, is known as colgative property, is known as कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं एक लाइन लिख लेता हूं यहां पर, अगर आप याद रखिएगा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट में कोई आपसे पूछता है कॉलगेटिव प्रॉपर्टी बता दोगे, किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया उसी को क्या बोलेगा बेटा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। यहां तो कोई दिक्कत। अब सर कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होता कितने तरह का है, तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी 4 कैटेगरी, दुनिया में 4 ही कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है, ये शाश्वत सत्य है, इसको याद रखना। कितना कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होता है बेटा, 4। तो कौन कौन सा होता है बेटा, तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर कोई पूछता है कितने तरह का होता है कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, बता दोगे, 4 तरह का। कितना होता है बेटा, 4 तरह का। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके नीचे लिखे बेटा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। FOUR वाला फॉर लिखना, FOR वाला नहीं लिखना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला देखिए बेटा, पहला कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा हम लोग को पढ़ना है, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, पहला समझ में आया।
तो कोई मार्केट पूछा बता दो कोलगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो। किसी भी सॉल्यूशन का कैसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट, जो किस पे डिपेंड करता है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ना कि उसके नेचर पर। दुनिया उसी को बोलेगा बेटा कोलगेटिव प्रॉपर्टी। कितने तरह का होता है दुनिया में, 4 तरह का। कौन कौन सा बेटा, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्यार से दुनिया इसको RLVP के नाम से मार्केट में जानेगा। किस नाम जानेगा बेटा, RLVP। R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, L फॉर लोअरिंग, V फॉर वेपर और P फॉर प्रेशर। दूसरा जो कोलगेटिव प्रॉपर्टी होता है बेटा वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपन इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको अपन लिखेंगे डेल्टा टीवी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा टीवी। मैंने यहाँ टी लिखा है, ठीक है, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं बेटा डेल्टा TF। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा TF। और चौथा होता है बेटा, दिख रहा होगा यहाँ तक, चौथा होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पाई। अब पागल की तरह आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा पाई की जगह 22/7 रख लेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, सूचित करते हैं। पहला समझ में आया बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी नाम याद रख लेना, बाकी ये सब क्या होता है इस पर पूरा कांड करेंगे हम लोग, तो ये सिर्फ नाम याद रख लेना। पहला होगा बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कौन सा, मेरे साथ बोलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बोलो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा बोलो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला याद हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। उम्मीद करते हैं उल्टा बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और पहला कौन सा बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को RLVP से लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TV से लिखेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे लिखेंगे बेटा, पाई से। अब देखो बिहार बोर्ड वाले में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बेटा 70 नंबर वाले पेपर में 35 रहता है, तो 35 में से मतलब में भी इसके आने की संभावना ज्यादा होती है। तो दे देगा क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलगेटिव प्रॉपर्टी। इस चारों में से जो दिखेगा आप उसमें टिक कर दीजिएगा बेटा। एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपको यहाँ देगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या कोलगेटिव प्रॉपर्टी होगा, नहीं होगा। जब तक आगे रिलेटिव नहीं लिखा होगा तब तक वह कोलगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। और पूरे दुनिया में यही 4 कोलगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मार्केट में अलग पढ़ा जाता है तो वो गलत है। इतना ही आपको याद रखना, 4 ही कोलगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला कौन सा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा कौन सा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक एक करके चर्चा करेंगे। मैं फिर से वापस से रिकॉल करवाता हूँ। कोलगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया, किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। दुनिया क्या बोलता है बेटा उसको, कोलगेटिव प्रॉपर्टी। कितने तरह का होता है बेटा, 4 तरह का। पहला बोलो बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होता है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा किससे होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। देखिएगा मेरा स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है, आपको हर चीज समझ में आएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। अच्छा, असाइनमेंट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वाले वीडियो में सॉल्यूशन का जो असाइनमेंट है शायद नहीं मिल पाया होगा आपको, तो इसमें मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा असाइनमेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सितारा लगाएं और सितारा लगा के लिखना है आपको क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो साहब, इसमें मैंने क्या बोला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है ये समझो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
अपन जितना टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर में ही पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एक एक करके। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करता है, उसके बाद तो अपन जाके पढ़ेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला सितारा लगाएं और सितारा लगा के आपको लिखना है बेटा वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा, वेपर प्रेशर। दुनिया वालों ने आपको सिखाया होगा वेपर प्रेशर क्या होता है, नाम से सुस्पष्ट है। क्या सर, नाम से क्या सुस्पष्ट, वेपर प्रेशर। 99% जनता यही जवाब देगी, ऐसा प्रेशर जो वेपर लगाएगा। दुनिया बोलेगा वेपर प्रेशर, सर इसमें कौन सा नया आप सिखा रहे हो, सब तो दुनिया सीखा हुआ है। कैसा प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा, वेपर कहलाएगा वेपर प्रेशर। ये सरासर गलत है। आधा डिफिनेशन सही है लेकिन इसमें कुछ जोड़ना होता है तब जाके आप डिफिनेशन सही होगा। अब याद करो, थोड़ा सा तुम्हारे पास दिमाग है तो उसको अप्लाई करना सीखो। तुमने सुना होगा ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता होगा। दुनिया कहता है सर 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा होता है जिस पे लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। गर्मी का मौसम में आ जाओ, जब तुमने देखा हो गर्मी के मौसम में नदी, तालाब, नाला सबका पानी सूख जाता है। ऑब्वियसली देखा होगा तुमने, पानी का लेवल कम हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सूख जाता है। तो क्या उस समय टेम्परेचर 100 डिग्री था तब ना, उस सारा का जितना था उस सब का सब किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा जो लिक्विड था वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, क्या नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आपका पानी गया कहाँ, मुद्दा तो यहाँ है। आपने तो एकदम सीधा सीधा पढ़ लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे गर्म कर देंगे तो पानी, आपका जो पानी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया और पानी स्वाहा हो जाएगा। अब बताइए, दिमाग लगाइए, बताइए नाला वाला पानी गया कहाँ। पागल सबका जवाब ऐसा भी होता है, गाय और पी जाता है सब पानी, इसलिए पानी कम हो जाता है। सही में आदमी ने बोलता है गाय पानी पी गया सब पानी कम हो जाता है। चलो मान लिया थोड़ा देर के लिए पानी पी गया, अब सब जगह गाय पानी पी रहा है, जंगल में कहाँ से आएगा भाई, वहाँ भी तो पानी का लेवल कम होता है। तो आपके पास दिमाग थोड़ा होना चाहिए। 2 वर्ड में मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, वो समझो बेटा। डिफ्रेंशिएशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक इवोपरेशन, एक होता है वेपराइजेशन। इवोपरेशन और वेपराइजेशन, आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछता है कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिससे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, हर एक टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं गैस सिलेंडर पे तुमने 100 डिग्री सेल्सियस से दिया है, वहाँ 30-40 भी दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक टेम्परेचर पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है बेटा, वेपर में। वो जो हो रहा है उसको बोलते हैं बेटा इवोपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इवोपरेशन की वजह से वहाँ पानी कम होता है। अगर वेपराइजेशन होगा तो वेपराइजेशन का डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट होने वाला, वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे इवोपरेशन होता है। सरफेस पे जब भी होगा हमेशा याद रखना बेटा इवोपरेशन, अब पूरे में जो होगा उसी को दुनिया क्या बोलता है बेटा, वेपराइजेशन। वहाँ इवोपरेशन की वजह से पानी कम हुआ है, ना कि वेपराइजेशन की वजह से पानी कम हुआ है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, उस चीज को सीखना। डायग्राम शायद मेरे कॉपी में बना होगा, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया था, वहाँ बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, तो आज मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, मानचित्र सुंदर बनाइएगा, सुशील बनाइएगा और टिकाऊ बनाइएगा। ठीक है, मानचित्र सुंदर, सुशील और टिकाऊ तीनों होना चाहिए। तो आपको याद रखना बेटा, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में आपको आ जाएगा वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। अच्छा, तो ये सबको समझ में आया ना, नाला का पानी क्यों सूख जाता है, गाय नहीं पीता, वहाँ इवोपरेशन होता है जिसकी वजह से वो कांड वहाँ पर होता है। क्या चौक दिख रहा है पीछे, दिख रहा है मानचित्र, ओके। ये मेरे पास कोई कंटेनर मैंने बना दिया, ठीक, थोड़ी देर के लिए। अब मैंने क्या किया, इसमें पहले पानी मिलाया, लिक्विड फॉर्म में मिलाया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब लिक्विड का कोई तो लेवल होगा, इस लेवल तक हमने मान्य लिक्विड रहेगा। चलो यहां तक मैंने लिक्विड ले लिया। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही तुम गर्म करना शुरू करोगे, नीचे दिख रहा है, ओके। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया। जैसे ही तुम इसको गर्म करना शुरू करोगे, लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा बेटा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब समझना ये कांड क्या हुआ। अब ये वाला लाइन मैं दूसरे कलर के चौक का यूज कर रहा हूं, ये वाला लाइन आप देखना,
इस वाले लाइन को मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम का लाइन है। किसका लाइन है बेटा? इक्विलिब्रियम का लाइन है। तो देश का गरीब जनता, इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ के आएगा। कौन सा लाइन है बेटा? इक्विलिब्रियम का लाइन है, ठीक है। अब होगा क्या वो समझो थोड़ी देर के लिए। अब उधर वाले कॉलम जो आप देख रहे हैं, उधर वाले कॉलम में आप मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने मरकरी डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? इधर मरकरी डाला हुआ पूरा, ये देख लो इधर वाला पोर्शन में, इसमें मैंने मरकरी डाल दिया। और आपको पता होना चाहिए मरकरी का यूज हम लोग किस में करते हैं बेटा? प्रेशर मापने में करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? मरकरी का किस में करते हैं बेटा? प्रेशर मापने में। किस में करते हैं? प्रेशर मापने में। अब इसमें डाला हमने Hg। क्या डाल दिया बेटा? Hg डाल दिया। उसका सिंपल सा काम होता है प्रेशर। अब जब ये वेपर बनेगा तो ये वेपर इधर आना शुरू करेगा। जब वेपर इधर आएगा, मान लो इधर वाला तो बंद किया हुआ है मैंने, जब इधर वाला बंद किया तो वेपर इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा। जब वेपर इधर प्रेशर लगाएगा तो मरकरी का लेवल क्या होगा? ऊपर उठेगा, ऑब्वियसली है। जब यहाँ से वेपर आएगा तो वेपर इधर आया और प्रेशर यहाँ से क्या होगा? इंक्रीज हो गया, एच हाइट पर चला गया। थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर आ गया, मरकरी आपका यहाँ आ गया और पहले इतना हाइट ऊपर उठ गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कह देंगे? एच हाइट हमने मान लिया, ठीक है। तो कह देंगे वेपर क्या किया? प्रेशर बनाया। अब देखो प्रेशर तो वेपर ही लगा रहा, तो तुम कहोगे सर मैंने भी तो सही बताया था, मैंने कौन सा गलत बताया? तो लॉजिक क्या होता है वो समझो। लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। ये क्या बर्तन बंद है बेटा? तो वापस से क्या होगा? वेपर ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड, ये कांड चलता रहेगा। एक समय ऐसा होगा जब आपका वेपर इस पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। लिक्विड के सरफेस पे वेपर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। क्या कि जब वापस आएगा वहां से कंडेंस होके तो धड़ से उस पर प्रेशर लगाएगा। तो डिफिनेशन समझो क्या होता है। ये कांड समझ में आया डायग्राम में? मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड को गर्म किया किसमें करना? वेपर में। इस ट्यूब में मैंने क्या किया बेटा? मरकरी डाल दिया। वेपर जैसे ही आएगा इससे प्रेशर लगा, ये बंद है, ये वाला बंद रहेगा, याद रखना। इस पे प्रेशर लगा, मरकरी का लेवल क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। अब जितना ऊपर हाइट उठ रहा है इक्विलिब्रियम से जितना हाइट ऊपर उठेगा, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? वेपर प्रेशर। अब समझो, ऐसा प्रेशर, कैसा प्रेशर? ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा बेटा? वेपर लगाएगा। कैसा प्रेशर? ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा? वेपर लगाएगा। कैसा प्रेशर? ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा? वेपर लगाएगा। कब? जब रेट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब क्या सर? लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड दोनों का रफ्तार क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। उस समय जो वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा? वेपर प्रेशर। याद रहेगा, लिक्विड से किस में बेटा? वेपर। अब वेपर से किस में? लिक्विड में। जब ये कांड होगा उस समय जो प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। अगर दुनिया वाला कोई पूछेगा बता दोगे कैसा प्रेशर? ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा बेटा? लिक्विड लगाएगा। वेपर लगाएगा। किसके सरफेस पे? लिक्विड के सरफेस पे। कब साहब? जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में बनने का रफ्तार क्या होगा बेटा? सेम। तो दुनिया उसे क्या बोलेगा? वेपर प्रेशर। डिफिनेशन थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं, अच्छे स्टैंडर्ड में आपको दिखेगा। द प्रेशर, लिखना चाहो लिख सकते हो, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर। क्या बोला मैंने? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बोथ आर इन इक्वल अमाउंट, देन दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। याद रहेगा, कैसा प्रेशर? ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा बेटा? वेपर लगाएगा। कब? जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में बनने का रफ्तार क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मार्केट में कोई पूछेगा बता दोगे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो अब देखो हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब मेरे पास देखो दो ऑप्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर आपके पास नॉलेज है तो हम उससे आपको निकाल देंगे, अगर ऐसे गांव वाले लैंग्वेज में पढ़ा देंगे तो उसमें भी निकाल सकते हैं। जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है वो गेम को कैसे जीतेगा वो देखो। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ले चार्टले प्रिंसिपल। ले चार्टेरियन प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते थे? ले चार्टले प्रिंसिपल। तो ले चार्टेरियन प्रिंसिपल कहता क्या? वो देखो, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया बेटा? टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा एच तो होगा पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और प्रोसेस कैसा होने वाला बेटा? एंडोथर्मिक। और भिखारी सब अगर तुम्हें याद हो, ऐसे याद तो होगा नहीं, आपसे उम्मीद ही करना बेकार है।
अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा डेल्टा एच पॉजिटिव, और मैंने बताया था एंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। किधर शिफ्ट होगा शुरू? फॉरवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और रिएक्शन किधर जाएगा बेटा? आगे की तरफ बढ़ेगा, और रेट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। लॉजिक यही कहता है। 99% मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। वहाँ डायरेक्ट कहते हैं देखिए टेम्परेचर बढ़े लियो, बढ़ाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लॉजिक वहाँ नहीं है उनके पास, सिर्फ वो बस याद है तो बता देंगे। टेम्परेचर बढ़ा है बेटा, डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और मैंने आपको बताया था वहाँ पे अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक हो तो रिएक्शन किधर जाएगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेपर ज़्यादा। तो डायरेक्ट याद रखना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो अच्छा सर, हम लिक्विड मिला दें तो लिक्विड मिलाने से क्या होगा? अब याद को मैंने आपको बताया था प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन अपन कितना मानते थे बेटा? 1 मानते थे। प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड मिलाने पे कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। रिएक्शन आप जैसे था वैसे ही रहेगा, क्योंकि दोनों का यही तो कहता है इक्विलिब्रियम। अगर प्योर लिक्विड मिला दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टेम्परेचर के क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कौन कौन सा कांड है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, अपन एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन कैसा होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं दूसरे लैंग्वेज में भी आपको समझाऊंगा। तो सितारा लगाओ और लिखे बेटा फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इधर दिख रहा है क्या? लिखूं फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सितारा लगाएं और लिखें बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। देखो मेरी एक ही खासियत बेटा, अगर तुमने मेरा क्लास सिंसियर होके किया आपको हर चीज़ यहीं पर याद हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंसियर होके पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर क्या होता है वो देखो। पहला पॉइंट फैक्टर इफेक्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बहुत आसान है, इसको 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का उससे भी कम समझाता हूँ। सॉलिड लिक्विड गैस, सिंपल सा है। सॉलिड लिक्विड गैस किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ज्यादा होता है? बच्चा एकदम दुनिया वालों ने सिखाया होगा तुम्हें। सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल के बराबर होता है। सर अब बताओ जल्दी वेपर कौन बनेगा? गैस तो ऑलरेडी गैस फॉर्म, जल्दी गैस कौन? गैस तो गैस में है ही, उसका लिक्विड, और सबसे लास्ट में कौन बनेगा बेटा आपके पास? सॉलिड। तो सिंपल सा लॉजिक यही कहता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। याद रहेगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। तो दोनों में कैसा रिलेशन? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। याद रहेगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होने वाला है साहब? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर गैस का होगा, उसके बाद किसका होगा साहब? लिक्विड का होगा, उसके बाद किसका होगा साहब? सॉलिड का होगा। ये याद रहेगा, ये ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका बेटा? गैस का, उसके बाद किसका? लिक्विड का, उसके बाद किसका? सॉलिड का। लॉजिक याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? दूसरा अपन टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं बेटा। टेम्परेचर अब ये टेम्परेचर वाला कांड मैंने यहाँ पे किया था। टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि रिएक्शन किधर जाता है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड में डायरेक्शन जैसे ही जाएगा वेपर ज्यादा बनेगा। अब वेपर जैसे, अभी मैं इधर से अलग से फिर से समझाता हूँ जो गरीब आदमी उनके लिए। देखो बेटा, इधर है लिक्विड, नीचे दिख रहा है, इधर है बेटा वेपर। अब देखो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही रिएक्टेंट का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। अब तुमको मान लो गर्मी लगता है तो कहाँ जाता है? मसूरी घूमने के लिए, या जो ठंड प्रदेश में वहाँ जाता है। जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इधर का टेम्परेचर तो कम होगा, तो तुम्हें किधर मजा आने वाला है? इधर ज़्यादा मजा आएगा, तो तुम उधर ही जाना पसंद करोगे। आदमी तो स्टेबल होना चाहता है ना, तो बस किधर जाना शुरू कर देगा? फॉरवर्ड। तो रिएक्शन में ज़्यादा क्या बनेगा बेटा? वेपर। अगर वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली पहले 10 मान लो 10 मोल बन रहा था, 50 मोल बनने लगा, तो वेपर जितना ज़्यादा बनेगा
वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको लिख लेना है वहाँ पर टेम्परेचर इज, मार्केट में देखो ये सब एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर डायरेक्टली बता दिया जाता है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन वहाँ से मैंने आपको बता दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कौन सा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इनवर्सली, बोलो इनवर्सली। और टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो तुम्हारे साथ IIT मेंस में या एडवांस में एसर्शन रीजन में क्वेश्चन तुम्हारे साथ कांड करेगा क्या, वो देखो जरा। कहेगा अगर कंटेनर का वॉल्यूम 2 गुना कर दिया गया, कंटेनर का वॉल्यूम 2 गुना कर दिया गया तो रेट ऑफ वेपराइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक तो यही है, रेट ऑफ वेपराइजेशन भी देखो, अगर मान से वॉल्यूम 2 गुना, क्या मोल भी 2 गुना होने वाला है, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना। जैसे गर्मी के समय में नाला का पानी क्यों सूख जाता है, क्योंकि रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेनर का वॉल्यूम तुम कितना भी गुना कर लो, उससे कोई लेना देना। सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अभी हम देखो तुम्हारे खोपड़ी में डाल देते हैं इस चीज को। तो तीसरा लिखो बेटा सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। तीसरा क्या लिखो बेटा, सरफेस एरिया। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा बेटा सरफेस एरिया। तो तीसरा हेडिंग डालें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशन होगा वो देखो। अब सुनो बेटा, सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशन। मान लो एक बच्चा कहा सर हम छोटका वाला बर्तन ले लेते हैं, उनका ले लो है। एक का सर हम तसला ले लेते हैं, बड़का वाला, बिहार में तसला बोलते हैं, बाहर पता नहीं बाहर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कंटेनर लिया, ये छोटा वाला है, ये क्या है, बड़ा वाला है। दोनों में हमने 1 लीटर पानी रख लिया। कितना लीटर पानी रख लिया बेटा, 1 लीटर पानी भर दिया। अब हमने दोनों में 1 लीटर पानी भर दिया और इसका झपना जो है, बिहार में झपना बोलते हैं उसको, बाहर इसको ढक्कन बोलते हैं। ढक्कन लगाया हमने, ओके, लगा दिया, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ तो रहेगा बेटा लिक्विड फॉर्म में, और ये कौन से फॉर्म में रहेगा बेटा, वेपर फॉर्म में रहेगा। अब इसको हमने गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैं आग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ लेना आग लग गया है, ठीक। स्टार्टिंग में फिर ये देखो कंटेनर का सरफेस एरिया देखो बढ़ गया है ना, यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन अमाउंट उतना ही मैंने रखा, 1 लीटर ही रखा है। अब देखो फर्क, एक बच्चा कहेगा सर क्या इसमें तो वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। हम कहेंगे ऐसा कैसे होगा, तुम ही बता दो भाई। कहेगा सर सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाना चाहिए था, उसका बढ़ जाना चाहिए था। हम कहेंगे बहुत आसान तरीका है, ये तो लिक्विड है बेटा, मैंने इधर आग लगा दिया, उधर नहीं लगाया था, ठीक है, इधर है वेपर। अब आग लग गया तो देखो क्या हुआ। अब तुमने देखा हुआ ना, मतलब जब खाना तुम खाते हो ना, छोटे अगर बाउल में खा रहे हो, बाउल का साइज छोटा है, तो उसको तुम क्या करता है, बड़ा वाले बाउल में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। अब उसको अगर छोटे वाले बाउल में रखो तो गर्मी क्या होगा, मतलब लेट से ठंडा होगा। बस रीजन यही है आपका। रीजन क्या कहता है वो सुनो, रीजन क्या कहता है, अगर मान के तो सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों का रफ्तार तेज होगा। दोनों जितना जल्दी से वेपर बने उतना ही जल्दी से किसमें बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। अब ये देखो जल्दी ये क्या होगा, लेट से वेपर में बदलेगा और लेट से किसमें बदलेगा बेटा, लिक्विड में। सिर्फ रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट बदलता लेकिन वेपर प्रेशर, अब मैं हूँ, ठीक है, इस बोर्ड पर एकदम प्रेशर लगा रहे हैं, अब मैं सिंगल बंदा हूँ, 5 मान लो मैंने यहाँ पे 5 पास्कल का प्रेशर इस पे लगा दिया। अब हमको कहेगा जाओ उस दीवार पे लगाओ, उस पर उतना ही लगाएंगे, वहां जाओ उतना ही। क्या मेरा सरफेस बदलने से प्रेशर का वैल्यू बदल गया क्या, नहीं बदल गया ना। अब मान के चलो थोड़ा लूज होगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा, लेकिन अमाउंट तो उतना ही होगा ना। तो रेट बदल सकता है लेकिन वेपर प्रेशर उतना ही लगेगा। तो आपको याद रखना बेटा, वेपर प्रेशर बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है, बात याद रखना बेटा, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। तो सर फर्क किस चीज़ का होता है, इसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन तेजी से होगा, और इसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा बेटा, स्लो होगा। बस फर्क इस चीज का होगा, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आएगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इसमें तेज होगा, इसमें क्या होगा बेटा, स्लो होगा। आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो सरफेस एरिया से क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट। चौथा जो पढ़ाने वाला था, तीनों समझ में आ गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। और चौथा कितना है बेटा, फोर्थ देख लेते हैं, लास्ट है
चौथा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चौथा कौन सा बेटा? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब देखो दो वर्ड अपन यूज करेंगे बार बार, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल। जो उड़ जाएगा, जो क्या होगा बेटा? उड़ जाएगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा? वोलेटाइल। जो नहीं उड़ेगा दुनिया उसको क्या बोलेगा? नॉन वोलेटाइल। बचपन में खेला चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ वाला, वो वाला उड़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाएगा, जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, कपूर हो गया, ये सब क्या होगा? वेपराइज हो जाता है बेटा, तो ये वोलेटाइल है। चीनी ले लो, बालू ले लो, ईंट ले लो, ये सब वेपराइज होगा क्या? नहीं होगा ना, तो दुनिया उसको क्या बोलेगा? नॉन वोलेटाइल। याद रहेगा, जो वेपराइज्ड हो जाए बेटा रूम टेम्परेचर पे, दुनिया उसको क्या बोलेगा? वोलेटाइल। जो नहीं उड़ेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन वोलेटाइल। हम लोग क्या है? नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। कपूर, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? वोलेटाइल। तो अगला चौथा लिखें बेटा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। याद रहेगा। अब समझो बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या होगा? कितना देर हुआ? 30? ओके, 45 होगा तो बता दीजिएगा, ठीक। अब हमने कंटेनर लिया, अब दोनों आइडेंटिकल है, नहीं कहना सही छोटका ये बड़का, दोनों आइडेंटिकल कंटेनर मैंने बना दिया, ठीक है। अगर आइडेंटिकल कंटेनर बना, पहले मैंने इसमें प्योर लिक्विड लिया। क्या लिया बेटा? प्योर लिक्विड। क्या लिया हमने? प्योर लिक्विड। अच्छा, जो यहाँ से बिलोंग्स करता है, मैं बताता हूँ। जब लड़का का शादी होता है, ठीक है, जब लड़का का शादी होता है, लड़का क्या पहने रहता है? तुम बोलोगे सर शेरवानी, वो तो तुम देखते हो, हम दूसरा देखते हैं। अब समझो सर क्या पहनता है। देखा तुमने मोरी पहनता है, उसको देखा होगा तुमने ना, पगड़ी जिसको तुम लोग बोल दो या मोरी जिसको बोल देते हैं, सबका अपना अपना लैंग्वेज बोलता है, उसको देखते हो पहने हुए। जब तक वो पहने रहेगा, समझ रहे, लड़का प्योर है। क्या है? प्योर। लड़का क्या रहेगा? प्योर। अब जब शादी हो गया, शादी के बाद थोड़ी पहनता, शादी के बाद तो नहीं पहनता है। अब जैसे ही वो हटाया तो समझ लड़का हो गया इम्प्योर। लड़का क्या हो गया? इम्प्योर। जब तक शादी नहीं हुआ तब तक पहनेगा, नहीं शादी खत्म वो हटा देता है, तो लड़का क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। इसी तरीके से जब तक माथे पे मैंने बिंदी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा? माथे पे बिंदी देखा, मोरी पहना हुआ, लड़का भी प्योर है। मतलब इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें क्या किया तुमने? नॉन वोलेटाइल, क्या चीज? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब पहले से आपके पास क्या था बेटा? सॉल्वेंट पहले से मौजूद था। अब सॉल्यूट भी मिल गया, सॉल्वेंट, लड़का लड़की दोनों मिल गया, लड़का इम्प्योर हो चुका है। जब लड़का इम्प्योर हो गया तो इसका वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पीएस से। ऐसे नीचे लिख लो पीएस, ठीक है। पी नोट, माथे पे बिंदी है, मतलब मोरी पहने हुए, लड़का क्या है? प्योर। पीएस, लड़का क्या हो गया? इम्प्योर। इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिखूं यहाँ, दिख रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस को क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस का मतलब वेपर। जब भी माथे पे नोट लिखा रहेगा पी नोट, मतलब लड़का क्या है? प्योर। और जब लड़का प्योर है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर सॉल्वेंट। अब पहला सवाल तुमसे यही होगा, अच्छा शादी से पहले लड़का का वैल्यू देखा कितना ज्यादा होता है? देखा होगा ना, बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। जो है लड़का ही है, लड़का का नाम तक नहीं लिया जाता है। लड़का आ रहा है, लड़का जा रहा है, एकदम पूरा इंपॉर्टेंस होता है, सारा फोकस उसी पे होता है। गाने में सब धुंधला धुंधला सा लगे तुझ पे ही फोकस है, बस सारा फोकस वहीं रहेगा, पूरा लड़का पे ही रहने वाला है। अब उसी समय से होता है जैसे ही तुमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब देखो जरा, ये तो लिक्विड रहता है ना, जो गरीब आदमी उनके लिए। अब तुमने इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया, तो अब बताओ इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा कि घटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका कम होगा
कि इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा ना बेटा। क्यों? अब तो उसको नॉर्मल भी याद रखो, जब तक लड़का शादी नहीं किया उसका ज़्यादा होगा, और शादी होते हुए बेड़ा गर्क हो गया उसका, वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। उस समय लड़की हावी हो जाती है और शादी से पहले लड़का हावी रहता है। तो आपको याद क्या रखना बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं, नीचे दिख रहा है ना, पी नोट ग्रेटर देन पी एस, पी नोट बड़ा होगा हमेशा पी एस। तो याद रहेगा। रीजन साइंटिफिक मैंने बता दिया, आप ये मत बोलना कि सब वैसे पेपरों में ऐसे लिखो शादी से पहले लड़का का वैल्यू ज़्यादा इसलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा, ऐसा नहीं लिखना है। वहाँ लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? ज़्यादा हो गया, वेपर प्रेशर घट गया। इसमें कम होता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पी नोट का वैल्यू बड़ा होता है बेटा किससे? पी एस से। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। ये चार फैक्टर समझ में आ गया। तो आपको यही याद रखना है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम। सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का क्या होगा? सॉल्यूशन का कम होगा। सॉल्वेंट का ज़्यादा और सॉल्यूशन का कम होगा। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात होगी बेटा कल। यहाँ तक सबको समझ में आया ही नहीं है? अगर कोई तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। जो भी डाउट हो रहा है आप अगर क्वेश्चन कर दो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लगाएं, आपसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, जिनसे नहीं होता है मैं स्पेशल एक लेक्चर लूंगा एनसीईआरटी का, जिसमें सारा क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। क्लास में हर समय करते थे, इस बार भी हम करेंगे, ठीक है। तुम्हारा पूरा हक है, ठीक है, हमसे पूछने का। जितना पैसा दियो सब वसूल होगा, एक रुपया हमको पता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, हमारी मुलाकात होगी कल। मानचित्र सुंदर सोशल और अच्छे से बनाना। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, चार तरह का कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होता है बेटा। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा कौन सा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चार होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसका मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कौन लगाएगा? वेपर लगाएगा। कब? जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए। टेम्परेचर बढ़ाते ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा? ज्यादा लगेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना बेटा, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका यूज करूंगा। अब याद रखना बेटा, फैक्टर बताया था, सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको याद होना चाहिए। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको याद रहेगा। कोई तकलीफ यहाँ तक? जोर से बोलो जय माता दी। ऑल द बेस्ट, हमें मुलाकात होगी कल।